इस केस को कोई अच्छे ढंग से उनको फ्लॉज को इसको हाईलाइट करने में कामयाब हो गए। ये स्टडी कर कर एक एक एक्यूज़ का स्टडी कर कर उस जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पंचर करने में, उसको जो उसके फ्लॉज हैं, जो उसके डिफेक्ट्स हैं, उसको पॉइंट आउट करने में कामयाब हो गए, जो कि उसमें बहुत सारे हैं। अगर हम लोग ऐसे फ्लॉज को हाईलाइट करने में कामयाब हो गए तो चांस है कि बेल मिल जाए। और जो दूसरे जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, इनसे बात कर कर उनके ज़रिए प्रेशर डला के कराएंगे तो गवर्नमेंट क्या है, इसको विड्रॉ भी कर सकती है लेटर स्टेज में। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती, मगर इसके लिए प्रेशर डालना है। जो मुसलमानों कम्युनिटी के अंदर, इनके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप भी फेलियर है, सोशल लीडरशिप भी फेलियर है, और रिलीजियस लीडर तो और बुरी तरह फेलियर है। तो जिस कम्युनिटी के अंदर कोई लीडर नहीं रहता तो उसकी कोई आवाज़ नहीं रहती। आप एक सबसे एग्जांपल देखिए, जो आज जो मुसलमानों के हालात आ रहे हैं पिछले 5-10 साल से, ऐसे ही आइडेंटिकल हालात 1984 में सरदारों के ऊपर आए थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो उनके ऊपर जुल्म हुआ था, जब तक एक एक शख्स को सज़ा नहीं हुई तब तक वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। 1984 के दंगों के केस आज भी दिल्ली कोर्ट्स में चल रहे हैं। मगर हम लोगों के ऊपर जो भी जुल्म होता है, हम क्या होता है, जल्दी भूल जाते हैं। 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, और हो सकता है 3 साल भी लग सकते हैं, और हो सकता है कि पूरे ट्रायल के दौरान इसको बेल भी ना। तो ये जो इलाका है एक डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, जिसमें स्टेशन के सामने जो रहता है उसको भी अरेस्ट कर लिया, वो सिर्फ इसलिए कि उसका मोबाइल लोकेशन वहाँ पे था। खबर मिली है सिस्टम के कुछ लोग जो अथॉरिटीज़ हैं, इन लोगों ने इंटेलेक्चुअल लोगों को, हमारी पॉलिटिकल क्लास को ये हिदायत दी है, मुस्लिम लोगों को, कि तुम इस मसले से दूर रहो। टैनी रोड के होने वाले मुसलमानों के ऊपर है, वही हालात हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में ही मुसलमानों पर गुजर चुके हैं। और ये जो हालात के लिए अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, आज उनका हम लोग साथ देंगे नहीं, आज उनके दुख में हम शरीक नहीं होंगे, तो कल ये हालात हम सबके ऊपर भी आ सकते हैं। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज हमारे साथ एडवोकेट ताहिर साहब हैं, और उनको बुलाए इसलिए गया है कि केजे हल्ली और डीजे हल्ली में अभी तक जो अरेस्ट हुए हैं, आगे क्या कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपसे पहला सवाल ये है कि ये बताइए कि अभी इस वक्त वहाँ जो वायलेंस होता है उसमें कितने लोग अरेस्ट में हैं? देखिए, तकरीबन अभी इस पूरे मसले में 73 एफआईआर्स हैं। इन 73 एफआईआर्स में मोर देन 434 लोग अरेस्ट होके हैं इसमें। अच्छा। और इनमें से जो दो केस हैं, जिसमें एक है केजे हल्ली का और डीजे हल्ली का, जिसमें यूएपीए लगाया गया है, इसमें तकरीबन 312 लोग इसमें टोटल इसमें नामजद हो चुके हैं उसमें। ठीक है, तो अब ये सुनने में ये जो केस है एनआईए को गवर्नमेंट दे रही है, और इसकी हियरिंग जो है 18 तारीख को है, तो क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है? देखिए, जैसे अब लॉ के हिसाब से जब भी कोई यूएपीए किसी भी केस में इन्वोक करते हैं, तो जो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर है वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, और गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब इन्फॉर्म होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस केस को हम एनआईए को इन्वेस्टिगेशन करना है या स्टेट को वापस भेज देना है, कि वो लोग खुद इन्वेस्टिगेशन करो। एक प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रोसीजर है। ये सिर्फ इस केस का प्रोसीजर नहीं, हर केस में जिसमें यूएपीए इन्वोक होता है तो एक प्रोसीजर रहता है। मगर इस केस में क्या हुआ कि खास गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने एनआईए को सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया था। मगर कुछ लोग जो कि डिवाइसिव फोर्सेस के एडवोकेट्स लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया था कि हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल की थी। उन पीआईएल में स्पेसिफिक लोगों ने डायरेक्शन पूछा था कि ये केस यूएपी है और यूएपी एक शेड्यूल ऑफेंस है, तो इसके लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए को करना। तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो पहले इस मोड में थी कि हम कॉन्टेस्ट करेंगे, मगर 3 सितंबर को स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रेफ़र कर दिया इस मैटर को। और जब लास्ट 11 तारीख को जब हाई कोर्ट में डेट था, तो स्टेट गवर्नमेंट बोला कि हमने ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफ़र कर दिया है। और उसी दिन एनआईए का जो स्टैंडिंग काउंसिल जो कर्नाटका में है, कर्नाटक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, उसने भी ओपन कोर्ट में सबमिशन किया कि हमको रिपोर्ट मिल गई है और हम लोग बहुत जल्दी इसका पर फैसला लेंगे। तो उस दिन कोर्ट ने 18 तारीख यानी आने वाला जुम्मे को दिन फिक्स किया है, जिसमें कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवोकेट और एनआईए का एडवोकेट कोर्ट में सबमिशन करेंगे कि इन्होंने क्या डिसाइड किया। तो मेरी बात जो चलती रहती है इस ऑफिसर से, एनआईए ऑफिसर लोगों से और इससे, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इस केस को लेंगे और हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इसके बारे में एक फ़ैसला भी मोस्टली आज या कल में हो जाएगा, और उसी फैसले को वो लोग हाई कोर्ट में 18 तारीख को करेंगे। तो अब ये पोजीशन क्या है कि जो 73 केसेस, उनमें जो 2 मेन केस हैं, एक केजी हल्ली का एफआईआर नंबर 299 और डीजे हल्ली का एफआईआर नंबर 195, इन दोनों में जिनमें यूएपी इन्वोक है, इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए करेगी अब अच्छा। जुम्मे के बाद से। ठीक है, तो अब ये भी है कि एक मिलिट्री काउंसिल जो है
वो अपने तरफ से एक पीआई अलग डाली है, तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मिली काउंसिल बहुत सारे लोग पीएल डाल रहे हैं और आमतौर पर डिवाइसिव लोग डालते हैं, और एक बुरा नया ट्रेंड मुसलमानों में शुरू हुआ है ये पीएल डालने का। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक ट्रेंड है ये, कि अपनी बात कोर्ट में रखना और कोर्ट के ज़रिए कुछ एक अच्छा बेनिफिट लेने की कोशिश करना। तो मिली काउंसिल ने डाला है, मगर मिली काउंसिल ने जो भी इसमें रिलीफ पूछे हैं, तो मैं एज ए एडवोकेट की हैसियत से, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, और मेरी एक जो एडवोकेट की जो समझ है, जो उसमें जो मिली काउंसिल ने जो पीएल डाली है, उसमें हमें उतना कुछ भी इफेक्टिव रिलीफ नहीं मिलेगा। क्योंकि उसमें एक तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या है, कमलगेशन यानी क्लबिंग ऑफ ऑल एफआईआर्स। अब क्लबिंग ऑफ ऑल एफआईआर्स बोलेंगे तो क्या होएगा, अब आपको मालूम है केजी हल्ली और डीजे हल्ली केस में जो दो मेन एफआईआर हैं उनमें यूएपीए इन्वॉल्व है, और जो दूसरे एफआईआर में जहाँ पे 70 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं उन केसेस में यूएपीए नहीं है। तो उनको चांस था कि आज नहीं तो कल क्या है, वो लोग बेल मिल सकती है उन लोगों को। अब अगर क्लबिंग हो गई तो पूरे केस क्लब हो जाएंगे, किसमें, मेन एफआईआर में। मेन एफआईआर में क्लब हुआ तो क्या हो जाएगा कि उनके ऊपर भी क्या हो जाएगा, यूएपीए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये एक सही स्ट्रेटेजी नहीं है क्लबिंग की, शायद उनको सही से एडवाइस नहीं हुई है, या उन्होंने इस बात को समझा नहीं है, ये मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं था। मगर मुझे लगता है कि इससे क्या होता है, थोड़ा सा नुकसान हो सकता है इसमें। तो ये एक, तो फिर एक और उन्होंने एक प्रेयर पूछी थी कि इसमें एक सिटिंग जज के से एक वो होना, उसको सुपरवाइजिंग होना। तो सिटिंग जज से सुपरवाइजिंग आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन चाहे वो एनआईए करे या स्टेट गवर्नमेंट पुलिस करे या सीसीबी करे, तो ये लोग ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये रिपोर्ट देते हैं, तो सुपरवाइजरी से कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। और तीसरा इन्होंने पूछा कंपनसेशन। आपको एक मैं वाकया बता रहा हूँ कि आपको जैसे मालूम होगा कि मैंगलोर में जब जो उसमें 2 लोग गोली से मरे थे, पुलिस की गोली से, पुलिस फायरिंग में, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले तो उनको कंपनसेशन दिया, फिर बाद में विड्रॉ कर दिया, क्या बोल के कि वो लोग अक्यूज्ड हैं उस केस में। इस केस में भी बाकी जो लोग बेचारे 3 लोग शहीद हुए हैं, 4 लोग शहीद हुए हैं, वो भी इस केस में अक्यूज्ड हैं। तो चांस ही नहीं है गवर्नमेंट इसको वो देगी कंपनसेशन। और अगर कंपनसेशन देगी या कोई भी हम कोर्ट के पास जाएंगे, किसी भी अथॉरिटी से मांगने की कोशिश करेंगे, तो वो सीधा बोलेंगे कि भाई ये लोग वहाँ पर गलत इरादे से आए थे और उस फायरिंग में ये लोग मारे गए। तो इससे कौम का नाम भी ख़राब होएगा और वो जो लोग हुए हैं उनकी बेहुरमती भी होगी, जो उनकी शहादत के ऊपर बेहुरमती भी होगी। तो हमें कौम के, हमारे पास कौम में इतनी कैपेसिटी है कि हम उनको खुद कंपनसेट कर सकते हैं, हमें जाके उससे गवर्नमेंट से उस पैसा मांगने की उसकी क्या भी ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी हालत में गवर्नमेंट देगी नहीं। और उन्होंने एक और चौथी जो प्रेयर पूछी थी कि इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी होना बोल के, तो जुडिशियल इंक्वायरी की पहले एक प्रेयर आके है, पीएल आके, उसमें ऑलरेडी कोर्ट ने बोल दिया है कि ऑलरेडी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी चल रही है, जब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी खत्म होगी उसके बाद कोई फ्लॉ रहेगा तो हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये मिली काउंसिल की जो भी ये पीआईएल है उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। हमारे एक नईम सेकुलर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एक आने थी पीएल और डाल दी उन्होंने, मगर इसमें जो कुछ जो बॉस में और थोड़ा सा रिसर्च करना था और इसके बारे में थोड़ा सा और सोच समझ करना था तो शायद होता। मगर ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं उनको क्या भी उनको मैं अटैक कर रहा हूँ या उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ बोल के नहीं है, ये एक मेरी लीगल समझ थी मेरे को जो मैं उस हिसाब से बोला। मैं लीगल ही जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या है, अब इससे फ़ायदा कितना है नहीं है वो अलग बात वो है। बाद में इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर उन फ़ायदा रखा हो तो फ़ायदा करेगा अल्लाह ताला। मगर जो मेरी जो उनकी प्रेयर्स जो मैंने देखा है या जितना मुझे मालूमात चली है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई उनको कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है। अब ऐसी हालात में जो लोग हैं अंदर और जिनके ऊपर यूपीए लगा है, उनको बेल मिलना कितना मुश्किल है और कितना आसान है? देखिए, जो यूएपीए जिनके ऊपर लगा है, जैसे बताया हमने 334 से ज़्यादा लोग हैं और ये नंबर आगे बढ़ेगा भी। और इसमें जिन केसेस में जो में यूएपीए नहीं है, अब गवर्नमेंट हम उनको बेल डाल रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, उनके काउंसिल्स आके कोर्ट में क्या बोल रहे हैं, इनके ऊपर यही नहीं दूसरे और केस भी हैं, तो नेचुरली वो लोग उन केसों में फिक्स करेंगे। ठीक है। और जिनको भी यूएपीए लग जाता है उसमें सबसे पहले मुश्किल होती है बेल लेने में, क्योंकि अगर किसी क्रिमिनल केस में अगर बेल मिल गई तो आदमी क्या होता है उस ट्रायल को फेस कर सकता है। मगर कर्नाटका की हिस्ट्री में आज तक यूएपीए के अंदर किसी को बेल नहीं मिली, और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 10 या 12 लोग हैं जिनको यूएपीए में बेल मिली है, और उनमें से एक बेल भी कर्नाटका में नहीं मिली है। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यूएपीए लग जाने के बाद से एक कोर्ट भी प्रेजुडिस हो जाता है। और एक कानून ऐसा है यूएपीए जिसमें कि सिर्फ प्राइमा फेसी अगर आपका नाम भी है एक चार्जशीट के ऊपर तो कोर्ट क्या बोलता है, ये प्राइमा फेसी एलिगेशंस आर देयर अगेंस्ट यू, तो यू डोंट डिजर्व ऑर्डर ऑफ बेल बोल के एक कोर्ट का एक व्यू है, एक स्ट्रिंजेंट व्यू है। और स्ट्रिंजेंट व्यू क्यों है कि यूएपीए जो बना हुआ है कानून, ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ बना हुआ है, एक दहशतगर्दी के खिलाफ ये कानून बना हुआ है। तो जिसको भी इसमें इल्ज़ाम लग जाता है तो कोर्ट उसका एक अलग
अलग तरीके से, और कोर्ट ने खुद बोल दिया एक केस में जिसमें बताया गया है कि ये एक डिफरेंट क्लास ऑफ एक्यूज पर्सन है, तो उनको डिफरेंटली ट्रीट करना बोल के है, तो इनको कोई बेल मिलने के बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। अगर हम लोग, हमारे जो लीगल फर्टेनिटी के लोग इस केस को कोई अच्छे ढंग से उनको फ्लॉज को इसको हाईलाइट करने में कामयाब हो गए, ये स्टडी कर कर एक एक एक्यूज़ का स्टडी कर कर उस जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पंचर करने में, उसको जो उसके फ्लॉज हैं, जो उसके डिफेक्ट्स हैं, उसको पॉइंट आउट करने में कामयाब हो गए, जो कि उसमें बहुत सारे हैं, उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक अच्छे कॉम्पिटेंट एडवोकेट चाहिए जो कि कंसर्न भी हो सोसाइटी से, और जो पूरी चीज़ को अच्छे ढंग से स्टडी करके एक अच्छी चीज़ को कोर्ट में वो प्रेजेंट करने की करें। अगर हम लोग ऐसे फ्लॉज को हाईलाइट करने में कामयाब हो गए तो चांस है कि बेल मिल जाएगा लोगों को, मगर अदरवाइज यूएपीए लगने की वजह से कोर्ट का एक अलग व्यू हो जाता है। फिर इसमें जो प्रोसीजर भी थोड़ा डिफरेंट रहता है, यानी कि अगर आपकी बेल एक बार रिजेक्ट हो गई लोअर कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में आप बेल एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, फिर आपको क्रिमिनल अपील जाना पड़ेगा, जो कि जो 2 जज की बेंच सुनती है, तो बहुत कम होता है, बहुत मुश्किल होता है, रिस्की होता है कि उसे बेल मिलना। तो जो आज के हालात में इन केसेस में 334 जो लोगों को उनको बेल मिलने की थोड़ी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है। आगे क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, मगर हम लोग जो मैं आज की जो पोजीशन बता रहा हूँ उसमें इन लोगों को बेल मिलना 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, और हो सकता है 3 साल भी लग सकते हैं, और हो सकता है कि पूरे ट्रायल के दौरान किसी को बेल भी ना मिले। दूसरी बात, एक बात है कि ये जिसके ऊपर यूएपीए लग जाता है, क्या उनके रिलेटिव से बात करने की, या क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है तो फ़ोन पे बात करना, ऐसी कुछ फैसिलिटी होती है क्या? फैमिली को पता चलता है ये लोग कहाँ हैं क्या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमको पता ही नहीं चलता है, हमारे लोग चले गए, हम कहाँ हैं हमको मालूम है। ये बेसिकली देखिए, असल में अभी जो है सिर्फ ये यूएपीए केसेस के लिए नहीं, अभी पूरे कर्नाटका जेल के अंदर, पूरे कर्नाटका के अंदर कहीं भी जेलों में किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, और इसके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ ये बनाई गई है, कोर्ट का भी डायरेक्शंस हैं इसमें कि इन लोगों सारे कैदियों को वीक में एक बार अपनी फैमिली से बात करने का मौका दिया जाए। तो ये सिर्फ यूएपीए के लिए नहीं, हर केसेस के लिए अभी तक किसी को मुलाकात, इवन एडवोकेट्स को भी उनके क्लाइंट से मिलने की इजाज़त नहीं है। और होपफुली ये जब जैसे सारी चीज़ें ओपन हो रही है तो ये भी बहुत जल्दी ओपन होएगा, तो 1 या 2 वीक की बात है, जब 1-2 वीक हो जाएगा। और देखिए, जब भी ऐसा कोई बड़ा इशू होता है या जिसमें यूएपीए लगता है तो आमतौर पे क्या होता है, थोड़ी उनकी सख्ती होती है, स्टार्टिंग जेल के अंदर भी सख्ती होती है, फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो जो वो जेल अथॉरिटी भी क्या होती है उसको सख्तियों को कम कर देती है, और लोग भी अपने आप से एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये जो पोजीशन है ये नहीं मिलने की है, ये सिर्फ यूएपीए के लिए नहीं, पूरे कर्नाटका के जेलों में है ऐसी पोजीशन, और हो सकता है 1-2 वीक के बाद ये होए, तब आप लोग सब जाके उनसे मिल सकते हैं, अपने घर वालों से मिल सकते हैं, तब इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस बारे में। और देखिए, जब वायलेंस हो जाता है, ऐसे चीज़ हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें इनोसेंट लोग हैं, ये हैं, तो इस टाइम पे कोई जो पावरफुल एमएलए हो, चाहे जो भी हो, पॉलिटिकल लोग, ये कभी सामने आके इस चीज़ को गाइड करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्यों ऐसा आपको? क्योंकि हमेशा जब ज़रूरत होती है तो लोग सामने आते हैं, लेकिन इस मौके पर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, क्या रीज़न? देखो, बेसिकली क्या है, मेरा जो व्यू पहले से ही है, जो मुसलमानों कम्युनिटी के अंदर, इनके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप भी फेलियर है, सोशल लीडरशिप भी फेलियर है, और रिलीजियस लीडर तो और बुरी तरह फेलियर है वो। तो जिस कम्युनिटी के अंदर कोई लीडर नहीं रहता तो उसकी कोई आवाज़ नहीं रहती। इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बाद ही हम लोगों की कोई आवाज़ नहीं है। और ये जो अभी जो हालात चल रहे हैं, आपने देखा होगा दिल्ली में या कर बेंगलोर के अंदर, ये क्या है, सिस्टम में आप अगर मुसलमानों की हिस्ट्री अगर हम लोग देखेंगे तो मुसलमानों के अंदर कभी ट्रेंड नहीं था कि रोड में आके प्रोटेस्ट करेंगे बोल के। ये पहली बार या कुछ सालों से कुछ ऑर्गेनाइजेशनों की वजह से मुसलमानों ने अपने डेमोक्रेटिक राइट को लेने के लिए रोड में आने लगे, पिटिशंस लिखने लगे, कोर्टों के सामने जाके दबाने लगे। तो ये चीज़ पसंद नहीं करता सिस्टम। आपको शायद मालूम है, एक सुदर्शन टीवी वालों ने किस लिए प्रोग्राम बना दिया कि यूपीएससी में मुसलमान लोग ज़्यादा जीत रहे हैं, ज़्यादा वो लोग क्वालिफाई हो रहे हैं बोल के। तो सिस्टम में कोई पसंद नहीं करता कि मुसलमान लोग अपने राइट को असर्ट करें, चाहे वो डेमोक्रेटिक राइट हो, चाहे वो पॉलिटिकल राइट हो, चाहे वो सोशल राइट्स हो, तो वो कोई पसंद नहीं करता इसके लिए। तो इसी के लिए क्या करते हैं, इनको डिस्करेज करने के लिए क्या करते हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में भी जो केसेस हैं उनमें राइट्स में बताया जा रहा है कि मुसलमान मेन एग्रेसर है, जबकि डेथ मुसलमानों की हुई है, लॉस ज़्यादा मुसलमानों की है, मुसलमानों को एग्रेसर करके बनाया जा रहा है, और ज़्यादा केसेस हैं मुसलमानों को एक्यूज़ बनाया जा रहा है, और उनके ऊपर यूएपी जैसे सेक्शन डाले जा रहे हैं। और इनमें किन के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, जामिया मिलिया के स्टूडेंट यूनियन और दूसरे जो लोग, और जो लोगों ने पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया, लोगों को बुलाया, लोगों के अंदर हिम्मत डलाई। तो जब इन लोगों को टारगेट करेंगे तो क्या होगा, जब ये एक लाइन टारगेट हो जाएगी तो पीछे जो लोग हैं अपने आप डिस्करेज हो जाएंगे। ये है दिल्ली का ट्रेंड। अब कर्नाटका में क्या हुआ, ये बेंगलोर के अंदर
बेंगलोर के अंदर जो लोग गए थे वहाँ पे कंप्लेन करने, आप खुद सोचिए, अगर कोई आदमी प्रोटेस्ट के लिए या किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करने जाएगा तो क्या वो पागल है, वहाँ राइटिंग करेगा? तो जो लोग अपने राइट लेना चाहते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, वो कभी भी इस तरह की वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। कोई, तो ये जो भी लोग हैं, ये लोग भी कोई भी इस वायलेंस में नहीं, कुछ मिसकरेंट हैं जो कि इस पूरे प्रोटेस्टर के ग्रुप के साथ मिलकर उन्होंने हाका किए, मगर ये फिर भी अगर देखा जाए तो एक टेररिस्ट एक्ट नहीं है जिसमें यूएपीए लगा जाए। ये एक राइटिंग एक्ट है जिसमें नॉर्मल जो कानून है, बहुत अच्छे कानून है नॉर्मल भी, जो कि इस चीज़ों को डील कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिवली मुसलमानों के ऊपर इसलिए लगा जा रहा है ताकि मुसलमान अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए खड़ ना सके, कभी उसको मांगे नहीं। ठीक है, मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो थोड़ा सा इससे बाहर की बात है कि देखिए, जब भी आप किसी और मज़हब के लोग इस टाइप के हालात आते हैं या मसले आते हैं, तो वहाँ का जो प्रिस्ट होता है इतना पावरफुल होता है कि सीएम तक को अपने पास बुला लेता है और अपनी चीज़ों को खुल के रखता है कि हमारे कम्युनिटी में ऐसा हुआ है। क्या ऐसा हो गया कि मुसलमानों के जो, जिसको आप सोकल मौलाना या बोलेंगे प्रिस्ट जो हैं, और जैसे साधु लोग होते हैं वैसे जैसे मौलवी लोग, उतना होल्ड नहीं कर गए, ये चाहते हैं जाके सीएम से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, वो मिलता नहीं है। तो कहाँ वीकनेस हो गया कि हम अपने आप को इतना कमज़ोर कर लिए कि हम इनसे अपनी बात रखने के लायक नहीं बचे? नहीं, क्या है, एक तो हम लोग मेन स्ट्रीम में नहीं है, दूसरी क्या है, जो हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है, वो कभी पॉलिटिकल क्लास एक पैरेलल लीडरशिप को डेवलप होने देती नहीं। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर थे, जो रिलीजियस, तो उन्होंने कभी भी सोशल लीडरशिप को या रिलीजियस लीडरशिप को इंडिया के अंदर डेवलप होने नहीं दी, क्योंकि अगर वो डेवलप हो जाएगी तो क्या होगा, इनका असर खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, उनको कभी ऐसे कोई सिग्निफिकेंट नहीं दिया, उनको सिग्निफिकेंस नहीं दिया, जिसकी वजह से आज तक वो ना ही अपनी आवाज़ बन पाए, ना ही वो सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर पाए। आप एक सबसे एग्जांपल देखिए, जो आज जो मुसलमानों के हालात आ रहे हैं पिछले 5-10 साल से, ऐसे ही आइडेंटिकल हालात 1984 में सरदारों के ऊपर आए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनके ऊपर जुल्म हुआ था, जब तक एक एक शख्स को सज़ा नहीं हुई तब तक वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। 1984 के दंगों के केस आज भी दिल्ली कोर्ट्स में चल लेके हैं, मगर हम लोगों के ऊपर जो भी जुल्म होता है, हम क्या होता है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। भूलने का, मैं बोल रहा हूँ कि पावर क्यों नहीं है वो होल्ड। एक देखिए, आप हमेशा जब भी कहीं दंगा होता है, दो ही लोग जाते हैं, दो ही चेहरा सामने जाता है, या रिलीजियस जो बंदा है वो जाता है, या नहीं तो पॉलिटिकल बंदा जाते हैं। तो ये दोनों जाते हैं, लेकिन उस वक्त हावी नहीं हो पाते हैं जब प्रॉब्लम आ जाता है कम्युनिटी में। नहीं, इसमें मैं वही बताया ना आपको। देखिए, एक तो क्या है, हमारे सिस्टम में एक पॉलिटिकल क्लास की एक अलग वैल्यू है, ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल फ्लॉप है। वो क्या है, हम लोगों के बीच में बात करती है, मगर कभी आपने देखा आपने कि विधानसभा में या तुम्हारे पार्लियामेंट में कोई मुस्लिम लीडरशिप बात करी है क्या? बिल्कुल भी बात नहीं करने के अंदर कैपेसिटी भी रहती नहीं, और वो हमेशा आमतौर पे जो मेन स्ट्रीम की जो पार्टियां रहती हैं, उनके वो सेकंड टायर लीडरशिप बन के रहते हैं। वो लोग कभी भी, वो लोग प्रोमिनेंटली सामने नहीं आ पाते, फर्स्ट चीज़। दूसरी, जो पॉलिटिकल क्लास, जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो क्या करती है, दूसरों के ऊपर तो यानी कि सामने जाके नहीं हमला कर पाती या उनके साथ मुकाबला नहीं कर पाती। वो क्या करती है, अपनी ही कम्युनिटी के सोशल लीडरशिप को और रिलीजियस लीडरशिप को दबाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ना ये जो होते हैं, ये लोग ना ही कहीं मेन स्ट्रीम में आ पाते हैं, ना ही अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से दूसरों के सामने रख पाते हैं। वो यही उसकी वजह है। ठीक है, तो अब ये बताइए ताहिर साहब, आपने कहा कि ये जो बहुत लंबा अरसा लगेगा, तो 18 तारीख को जब हियरिंग होगी तो कुछ खुल के आएगी बात सामने की? नहीं, 18 तारीख को कुछ भी होने वाला नहीं है। 18 तारीख को सिर्फ एनआईए रिपोर्ट देगी, हमने इन्वेस्टिगेशन ले लिया है और वो लोग इन्वेस्टिगेशन ले लेंगे, इतना होएगा 18 तारीख को, और जो पिटीशन है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी लड़ाई रहेगी, ये बहुत लंबी लड़ाई है, जो आज या कल या परसों में ख़त्म होने वाली नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई। इसके लिए हमारे जो कम्युनिटी के जो एडवोकेट्स हैं, और जो सेकुलर एडवोकेट्स और जो दूसरे अच्छे जो लोग हैं, उनसे हमें वास्ता रखना है, और इन लोगों से के ज़रिए हम लोग मिलकर काम करेंगे तो रिजल्ट आने का चांस अच्छा है। यानी कि ऐसा नहीं, नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास तो पैसे नहीं है लॉयर को फीस देने के लिए, क्या करेंगे? इसमें देखिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसके लिए आगे आई हैं, और वो लोग खर्चा भी उठाने को तैयार हैं और पूरा वो खर्च करने को तैयार हैं। पर इसके लिए असल में पता है क्या है, बेसिकली देखिए, एक तो हम लोगों के ऊपर, हम लोग एक को अंदर सब्र नहीं है। पहली चीज़, जो भी हम चाहते हैं कोई भी रिज़ल्ट एक दिन में निकल जाना, तो ये हालात हैं, इसमें रिज़ल्ट निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक तो हमें रिज़ल्ट के लिए सब्र करना, दूसरी हमें कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर मेहनत करना। जब हम कॉन्स्टेंटली बगैर थके और बगैर मायूस से मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट निकलेगा। रही बात यूएपीए की, यूएपीए के लिए मैंने कल भी मैं एक मीटिंग में गया था, तो मैं बोला यूएपीए को अगर तुमको चैलेंज करना है
तो इसके लिए एक तो जो लड़ाई है लीगल बैटल जो होगा वो एक अलग तरफ है, बजाय इसके साथ साथ तुम इस जो सोसाइटी के जो हर जो जो मरहले हल्के हैं, जो जैसे कि पॉलिटिकली रहने दो, चाहे रिलीजियसली रहने दो, सोशली, ये लोग एक प्रेशर ग्रुप की तरह गवर्नमेंट को बार बार नॉक करते रहना है। जब तुम बार बार नॉक करते रहोगे और जब दिखाएगा कि पूरी कम्युनिटी इससे परेशान है और पूरे जो कर्नाटका के मुसलमान इससे नाराज़ हैं और जो दूसरे जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, इनसे बात कर कर उनके ज़रिए प्रेशर डला के कराएंगे, तो गवर्नमेंट क्या है इसको विड्रॉ भी कर सकती है लेटर स्टेज में, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती, मगर इसके लिए प्रेशर डालना है। जिस तरीके से ये लोग का दूसरे जो डिवाइसिव फोर्सेस हैं ये प्रेशर डाल के हमारे खिलाफ काम कर सकते हैं, हम भी उस काउंटर प्रेशर को डाल के जो हमारे ऊपर जो जुल्म होता है उसको हम रोकने के लिए मेहनत कर सकते हैं। हम करते हैं या कामयाब होते नहीं होते अलग बात है, पर हमें कोशिश तो करनी है। मैं आज जो हालात देख रहा हूँ, अभी जो लोग अगर आरटी नगर वालों को पूछेंगे तो बोले अरे वो टैनी रोड में हुआ है ऐसा वाक्य, फ्रेज टाउन वाले को बोलेंगे अरे वो टैनी रोड में हुआ है, अगर हम लोग तुम्हें बसनगुड़ी वगैरह इलाके में पूछेंगे वो टैनी, तो मुसलमान अपने आप ही डिवाइड हो जाता है। और मैं तो समझता हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, थोड़े दिनों के बाद ये भी भूल भी जाएंगे कि कुछ वाकया हुआ था, जैसे कि हम इससे पहले जो हालात हुए तो भूल। हमें इसको सिर्फ इसलिए याद रखना है कि एक तो हमें उनके गम में शरीक रहना है, दूसरी जो आज इन लोगों के साथ हुआ है वो कल को हर एक मुसलमान के साथ हो सकता है, और इसके लिए हमें किसी से दूसरे से लड़ना नहीं है। इसके लिए हमें क्या है, जो हमारे सिस्टम के अंदर जो तरीके हैं उस तरीके को इस्तेमाल करके एक ऐसा कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर बनाना है। अगर आप सब लोग जितने भी रिलीजियस लीडर हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटे छोटे मस्जिदें हैं, ये सब लोग भी अगर लेटर के ज़रिए भी सीएम को लिखेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे तो उसका भी बहुत असर होता है। हम लोग उसको कभी इस्तेमाल नहीं करते। आपने ये बात कही तो आखिर में पूछ लूँ कि एक बात है, इस तरह के जब हालात होते हैं तो क्या हमारी कम्युनिटी जाके डीजी हल्ली पुलिस स्टेशन हो या केजे हल्ली हो या कमिश्नर हो या हायर ऑफिसर हो, इन सबको कोई लेटर देना, एक दो लोग हैं जाके करते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी जाती है। एज ए कम्युनिटी इसमें मालूम ही नहीं है उनको रिप्रेजेंटेशन देना, रिप्रेजेंटेशन बनाना ही नहीं आता है उनको, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ लोगों से बात किया तो पता चला किसी ने भी जो बात हो रही, जैसे मैंने आपसे बात किया, आप लोगों से आके लोग आपसे मिलते होंगे, बात हो, लेकिन एज ए कम्युनिटी किसी ने जाके किसी को पिटीशन नहीं दिया है, रिक्वेस्ट नहीं किया है कि ऐसे प्रॉब्लम है इसको देखिए। नहीं, कभी भी वो करते ही नहीं। और ये उन लोगों जो हम पे जुल्म करते हैं उनको मालूम है कि मुसलमान ऐसा नहीं करेंगे, इसीलिए वो जुल्म करते हैं। हम लोगों को जो भी डेमोक्रेटिक तरीके हैं उस तरीके को पूरे तरीके से इस्तेमाल करना है। और देखिए इसमें आप 340 में देखिए आज के ज़माने में एक जियो लोकेशन निकालना एक आदमी की, मैं अगर यहाँ पर आया हूँ या इसके बाद मैं अपने घर में गया हूँ या इसके बाद मैं ऑफिस गया हूँ, ये निकालना बहुत आसान है। आज हम फ़ोन से कनेक्टेड हैं, इनके पास पुलिस के पास सीसीटीवी इमेजेस हैं, ड्रोन पुलिस के पास है, पुलिस ने उन जो उन पास जो सबूत है उसको देख के हर एक का प्रेजेंस को वेरीफाई कर सकते हैं। मगर किसी भी जो रिमांड एप्लीकेशन है उसमें ये है ही नहीं है कि हमने इस आदमी को पहचान सीसीटीवी को देख के की है, समझे नहीं। तो ये जो इलाका है एक डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, जिसमें स्टेशन के सामने जो रहता उसको भी अरेस्ट कर लिया, वो सिर्फ इसलिए कि उसका मोबाइल लोकेशन वहां पे था, उस वक्त कनेक्टेड था टावर से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये क्या है, एक बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम आसानी से हाईलाइट कर सकते हैं। मगर क्यों मैं समझ नहीं पा रहा, हमारी कम्युनिटी के लोग या तो एक तो वो लोग हमारे अपने दर्द, एक दूसरे का दर्द नहीं समझते हैं, या वो बचना चाह रहे हैं चीज़ें। मुझे तो यहाँ तक कि खबर मिली है सिस्टम के कुछ लोग जो अथॉरिटीज़ हैं, इन लोगों ने इंटेलेक्चुअल लोगों को, हमारी पॉलिटिकल क्लास को ये हिदायत दी है, मुस्लिम लोगों को, कि तुम इस मसले से दूर रहो। ये उनकी हिदायत है, और हम लोग उनकी हिदायतें मान के क्या हो गए, हम लोग दूर भी हो गए। तो ये बहुत सरासर गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखिए आज जो हालात आज या डीजे हल्ली की या केजे हल्ली या टैनी रोड के होने वाले मुसलमानों के ऊपर है, वही हालात हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में ही मुसलमानों पर गुजर चुके हैं। और ये जो हालात के लिए अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, आज उनका हम लोग साथ देंगे नहीं, आज उनके दुख में हम शरीक नहीं होंगे, तो कल ये हालात हम सबके ऊपर भी आ सकते हैं। और आज हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे तो कल हमारे लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई आवाज़ उठाएगा। नहीं तो अगर हम लोग ऐसे ही अगर हम लोग बन के रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा, आप भी अंदर चले जाएंगे, मैं भी अंदर चले जाऊंगा, और कोई आवाज़ भी कोई बाकी नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब इस पर रोशनी डालने के लिए। मेरी तो इतनी है कि जितने इनोसेंट लोग हैं जितने जल्दी बाहर आ जाए वही अच्छी बात है, ठीक है। देखिए असल में इनोसेंट तो सभी हैं, हाँ। 99% लोग इनोसेंट ही रहते हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ पे गए थे वो एक कोई दंगा करने या किसी को पुलिस स्टेशन चलाने नहीं गए, वो गए थे कंप्लेंट करने। आपको मालूम है पुलिस ने इसको कब अरेस्ट किया है, नवीन को कब अरेस्ट किया है, आपको मालूम है? दूसरे दिन, अगले दिन सुबह 5 बजे अरेस्ट किया।
जबकि प्रेशर था पुलिस के ऊपर अरेस्ट करने का, 7 बजे से प्रेशर था, पुलिस को मालूम था ये कंप्लेंट हो गई 7 बजे, 7:30 बजे, तब भी उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं होती हैं, ये सबको हमें कोर्ट में सही से हाईलाइट करना है, उसको चीज़ों को कन्विंस करना है और हमें बताना। हमारे सिस्टम में क्या है कि कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन ताहिर साहब, ये सारी बातें से ये चीज़ तो लगता है कि काफ़ी लंबा चलने वाला है ये। इसको आप सोचें कि 1 महीना और 1-2 दिन 4 दिन में हो जाए तो ये काम इतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा। मैं 2-3 साल बोल रहा हूँ जी, तो इतना तो वक्त 2-3 लगेगा। साल तक ये होगा नहीं हालत। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।